हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा में 590 करोड़ रुपए की भारी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें हरियाणा सरकार के विभागों के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ। यह घटना देश के वित्तीय क्षेत्र में एक बड़ा झटका है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि सीधे सरकारी खातों से गायब हो गई। अब सवाल उठता है कि क्या यह भ्रष्टाचार था, बैंक के अंदरूनी कर्मचारियों की मिलीभगत थी, या फिर बैंकिंग प्रणाली में कोई गंभीर कमी थी? इस मामले ने पूरे देश में चिंता की लहर पैदा कर दी है और लोगों के मन में सरकारी धन की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा में सामने आया, जहां हरियाणा सरकार के विभागों के खातों में लगभग 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब हरियाणा सरकार ने अपने खातों का मिलान और समीक्षा शुरू किया और पाया कि खातों में जमा राशि वास्तविक लेन देन से मेल नहीं खा रही थी। जांच में पता चला कि यह कोई सामान्य राजनीतिक घोटाला या रिश्वत का मामला नहीं है, बल्कि बैंक के भीतर ही सरकारी खातों में अनधिकृत लेन देन के जरिए आंतरिक धोखाधड़ी की गई थी। इसमें बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत और सिस्टम की कमजोरी सामने आई, जिससे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ। इस वजह से मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। इस धोखाधड़ी का पता सबसे पहले खाते मिलान की प्रक्रिया के दौरान चला। जब हरियाणा सरकार ने अपने विभागीय खातों की समीक्षा की, तो उन्हें खाते में दर्ज शेष राशि और वास्तविक धनराशि में अंतर दिखाई दिया। यह असमानता अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बनी और उन्होंने गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान कई संदिग्ध लेनदेन सामने आए, जिनमें सरकारी धन को निजी संस्थाओं में ट्रांसफर किया गया था। इन अनधिकृत लेनदेन ने स्पष्ट कर दिया कि बड़ी राशि बिना किसी चेतावनी के खातों से बाहर भेजी जा रही थी, जिससे पूरे मामले की गंभीरता उजागर हुई। इस मामले में मुख्य आरोपी 2 पूर्व आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कर्मचारी हैं, जिनके साथ 2 निजी कंपनियों से जुड़े व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि आंतरिक बैंकिंग सिस्टम में हेरफेर कर सरकारी खातों से धनराशि अवैध रूप से निजी फर्मों में स्थानांतरित की गई। हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो इस पूरे मामले की जांच का नेतृत्व कर रहा है और संदिग्धों के देश छोड़ने पर रोक लगाने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। साथ ही बैंक ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने और उच्च मूल्य वाले लेन देन के लिए ग्राहक पुष्टिकरण अनिवार्य करने जैसे कदम उठाए हैं। जांच अभी जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना है। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने धोखाधड़ी का पता चलते ही हरियाणा सरकार को लगभग पूरी राशि मुआनेटी यासी, दुर्शी, मूलधन और ब्याज सहित 24 घंटे के भीतर वापस कर दी। इससे सरकारी धन की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। हालांकि जांच एजेंसियां अभी भी धन के वास्तविक प्रवाह का पता लगाने में जुटी हैं। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 100 करोड़ रुपए निजी कंपनियों तक पहुंचने की पुष्टि हुई है, जिससे रिकवरी की प्रक्रिया अभी जारी है। बैंक द्वारा त्वरित धन वापसी के बावजूद अधिकारियों की कोशिश है कि शेष राशि का भी पता लगाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह मामला दिखाता है कि बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और सतर्कता कितनी जरूरी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में धोखाधड़ी की खबर सामने आते ही शेयर बाजार में बैंक के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। निवेशकों ने इस मामले पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, जिससे शेयर की कीमत में लगभग 20% की गिरावट दर्ज हुई। आमतौर पर जब किसी बैंक में धोखाधड़ी, गवर्नेंस की कमी या आंतरिक नियंत्रण में विफलता सामने आती है, तो बाजार उस बैंक के शेयर को दंडित करता है। हालांकि निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि क्या यह घटना पूरे बैंकिंग सिस्टम की विफलता है या केवल एक शाखा स्तर की आइसोलेटेड घटना। इस अंतर को समझना बाजार की दीर्घकालिक स्थिरता और निवेशकों के भरोसे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले पर नजर रखते हुए कहा है कि वह घटनाक्रम की निगरानी कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का प्रणालीगत बैंकिंग जोखिम घोषित नहीं किया गया है और बैंक के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने इस धोखाधड़ी की गंभीरता को देखते हुए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को सरकारी कामकाज से अस्थायी रूप से हटा दिया है।
इसके साथ ही सरकार ने मामले की गहन जांच के लिए फोरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया है। इन कदमों से स्पष्ट है कि नियामक और प्रशासनिक स्तर पर इस घटना की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के बीच स्पष्ट अंतर है। भ्रष्टाचार आमतौर पर राजनीतिक रिश्वत, कमीशन या सार्वजनिक पद का दुरुपयोग दर्शाता है, जबकि धोखाधड़ी में अनधिकृत फंड ट्रांसफर, आंतरिक सिस्टम की हेराफेरी और वित्तीय छल शामिल होता है। इस मामले में अब तक मिले सबूतों के अनुसार यह एक अंदरूनी बैंकिंग धोखाधड़ी प्रतीत होती है, जिसमें बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई है। हालांकि आसिकियो डीएमए तासेकी यदि जांच में किसी सरकारी अधिकारी की भूमिका उजागर होती है तो मामला भ्रष्टाचार के दायरे में भी आ सकता है। फिलहाल जांच जारी है और आगे की जानकारी से स्थिति और स्पष्ट होगी। इस मामले से निवेशकों और नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सबक सामने आते हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट होता है कि बड़े बैंक भी आंतरिक धोखाधड़ी के जोखिम से अछूते नहीं हैं। इसलिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आवश्यक है। खातों की नियमित मिलान प्रक्रिया ऐसे घोटालों का जल्दी पता लगाने में मदद करती है। बाजार की प्रतिक्रिया अक्सर भावनात्मक होती है, लेकिन पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई से विश्वास बहाल किया जा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक ने सरकार को धन शीघ्र लौटाकर दीर्घकालिक प्रणालीगत जोखिम को कम किया, जिससे यह साबित होता है कि पारदर्शिता और जिम्मेदारी से ही वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता आती है। इस मामले की जांच में आगे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी और फोरेंसिक ऑडिट के परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा। उसी सीन की जिससे धोखाधड़ी की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो सकेगी। यदि जांच में बैंक की आंतरिक प्रक्रियाओं में कोई कमी पाई जाती है तो नियामक संस्थाएं सख्त कार्रवाई कर सकती हैं, जिसमें बैंकिंग संचालन पर प्रतिबंध या जुर्माना भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा सरकारी धन से जुड़े खातों के लिए बैंकों को कड़े अनुपालन नियमों का पालन करना अनिवार्य किया जा सकता है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। यह मामला बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा के नए मानदंड स्थापित करने की दिशा में एक अहम भूमिका निभा सकता है। वित्तीय धोखाधड़ी लगातार बदलती प्रकृति के साथ सामने आ रही है, जिससे पारंपरिक सुरक्षा उपायों को चुनौती मिल रही है। हालांकि जांच और निगरानी प्रणालियां भी समय के साथ अधिक सशक्त और सक्षम होती जा रही हैं, जिससे ऐसे मामलों का जल्दी पता लगाया जा सकता है। इस घटना में स्पष्ट रूप से यह दिखता है कि बैंकिंग प्रणाली में नियंत्रण और संचालन में सुधार की आवश्यकता है। फिलहाल यह किसी बैंकिंग संकट की कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक और नियंत्रण संबंधी विफलता का मामला है। अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले पूरी जांच के परिणामों का इंतजार करना जरूरी है।